आज हम आपको बताने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। आसानी से समझे पूरा चैप्टर। इससे पहले हमने आपको बताया था शिक्षण के बारे में। शिक्षण के बारे में हमने शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण का चर और उनकी परिभाषाएं, ये सब हमने आपको शिक्षण के बारे में इससे पहले हमने पहला वीडियो में आपको बता दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। शिक्षण कार्य के लिए व्यक्ति में विशेष प्रकार की योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति और रुचि का होना आवश्यक है। शिक्षण एक कला है जिसमें उसकी प्रतिभा तथा शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण कार्य में रुचि, रुझान, शिक्षण सिद्धांतों एवं विधियों के उचित प्रयोग तथा शिक्षण कार्यों का उपयुक्त दिशा में निरूपित करने की योग्यता है। अब आगे बताते हैं शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण विद्यार्थियों के लिए प्रगतिशील होता है। शिक्षण के द्वारा बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षण सहयोगात्मक होता है। छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है। यह शिक्षण की विशेषताएं। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना है। अधिगम यानी कि लर्निंग। चलिए ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, जिन्हें अंग्रेजी में 3H कहा जाता है। ये 3H क्या है? हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र, हार्ट मतलब भावनात्मक क्षेत्र और हैंड मतलब मनोसंचालित या क्रियात्मक क्षेत्र। चलिए अब उनको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास के संदर्भित है। इसे 6 मुख्य स्तर पर विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञान यानी नॉलेज। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। और बोध, यह स्तर बोध का अर्थ समझने की क्षमता संबंधित है। और उपयोग यानी कि यह स्तर अमूर्त ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संबंध में प्रयुक्त होता है। ज्ञान का मतलब होता है उसकी जानकारी प्राप्त करना और बोध यानी कि उसके अर्थ को समझने के लिए, जो भी जानकारी मिला उसको समझने के लिए, और फिर जो समझ कर हम लोग उपयोग करते हैं वही उपयोग यानी कि ये तीसरा हो गया। चलिए अब चौथा विश्लेषण। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकले। विश्लेषण में उसे विभाजित किया जाता है। संश्लेषण यानी कि यह मूल घटकों को समावेशित करने स्तर पर, इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। विश्लेषण का उल्टा होता है ये संश्लेषण। उसमें घटकों को विभाजित किया हुआ को उसको जोड़ा जाता है यानी कि समावेशित करता है, ये संश्लेषण है। चलिए अब है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया के रूप में है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीकों और सामग्री के बारे में किया निर्णय है। मूल्यांकन के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए अब भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर हैं। पहला है आकलन, यानी कि जो भी हम कुछ सीखते हैं उसकी महत्व वो है आकलन। और आग्रहण यानी कि सुनने की इच्छा, ये आग्रहण हो गया। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता की इच्छा।
संयोजित करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग यानी मिलान करना, निरूपण यानी कैरेक्टराइजेशन, अंतर करना, अभिव्यक्ति। चलिए इसके बाद आता है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोज्ञात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं। पहला है हस्त कौशल या कार्य साधन। इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनी उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। और प्रतिरूपता, इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास करता है। ये हो गया प्रतिरूपता। और इसके बाद है तीसरा स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। चौथा है परिशुद्धता। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। प्राकृतिकरण, इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि को आत्मसात करता है। अब शिक्षण के सिद्धांत। चलिए इसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा विद्वानों के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो इस प्रकार के हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षकों को अध्यापक को कार्य करने से पूर्व पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है, जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आगात्मक से निगात्मक शिक्षण नियमों के अनुसार करता है। यदि कोई अध्यापक अपने वर्ग में संज्ञा के विषय में पढ़ाता है, तो उस अध्याय को वर्तमान उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम एवं आम इत्यादि। इस प्रकार यह विधि केवल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली ही नहीं बनाती, बल्कि विद्यार्थियों को संबंधित अध्याय से जोड़ती भी है। तीसरा है पुनर्वर्णन का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत के अनुसार पुनर्वर्णन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है सकारात्मक पुनर्वर्णन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है। द्वितीय है नकारात्मक पुनर्वर्णन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर घटाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यदि याद किए गए पाठ को कुछ समय पश्चात पुनः पढ़ लिया जाए, तो पाठ अच्छी तरह से याद हो जाता है। अतः पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। पाठ की पुनरावृत्ति कितने समय पश्चात की जाए, यह विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिना उचित अंतराल के याद किया हुआ पाठ विस्मृत हो जाता है। 5वां है उद्दीपन का सिद्धांत। उत्तेजना पद किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है, तो वह शिक्षण अधिगम प्राकृत रूप के दौरान अधिक सक्रिय एवं सृजनशील होगा। किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, जो वातावरण होता है, व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षण तकनीक,
तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होता है। यह 5वां। चलिए अब 6 नंबर है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। यह अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य 2 रूपों में होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा अभिव्यक्ति रूप से स्वयं द्वारा संचालित होती है, यानी कि स्वयं वो खुद संचालित होती है, तथा यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में स्वयं अभिप्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में बाह्य अभिप्रेरणा शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्तंभ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों अभिप्रेरित नहीं हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर में ह्रास हो सकता है। अब चलिए अब शिक्षण के विभिन्न सूत्र यानी कि डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ टीचिंग। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं कुशल बनाने के लिए शिक्षण के विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है सरल से जटिल। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातें बतानी चाहिए। उदाहरण जैसे पहले हासिल के जोड़ व घटाव सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाव सिखाना चाहिए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए, यानी कि नया जानकारी देना चाहिए। इसके बाद तीसरा आगानात्मक से निगानात्मक की ओर। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित पहले नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसके बाद है निगानात्मक से आगानात्मक की ओर। इसके अनुसार शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित पहले नियमों को पहले बताना चाहिए, तत्पश्चात उदाहरण, ताकि विद्यार्थी नियम एवं उदाहरणों के मध्य समन्वय बना सके। इसके बाद आता है विश्लेषण से संश्लेषण। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर व्यापक जानकारी एकत्र करें तथा तत्पश्चात उन विश्लेषित विषय वस्तुओं को संयोजित कर संश्लेषित करना चाहिए ताकि अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा हो। इसके बाद यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर तथा पानी इत्यादि। इसके पूर्व वैसे सामग्रियां के विषय में शिक्षण देना चाहिए जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सके परंतु महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा, प्रकाश, तरंग या तापमान इत्यादि। इसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं को बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जो वो नहीं देख सकते हैं, अर्थात उन्हें उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसी की सहायता से भूत या भविष्य की जानकारी देना चाहिए। इसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता
से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद ही पढ़ाना चाहिए। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उनकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासों के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। उदाहरण के लिए देखिए, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण एवं ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करनी चाहिए। इसके बाद है, चलिए, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों, सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत व युक्तियुक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होती है। शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु अधिगम है। शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व शिक्षक होता है, जो ज्ञान परिमार्जन करता है। शिक्षण ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। प्रभावी शिक्षण में कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना और आकर्षण, निर्देश, स्पष्ट संचार और एक सहायक अधिगम के माहौल के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देना है। चलिए, शिक्षण की आवश्यकताओं छात्रों को वांछित ज्ञान और कौशल सिखाने, अधिग्रहण के लिए होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल रूप से शिक्षक स्वतंत्र चर और विद्यार्थी आस्तिक और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव से उत्तम शिक्षण प्रणाली का विकास असंभव होता है। शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवसंरचना आदि शामिल होते हैं, जो मूलभूत आवश्यकता के ही भाग होते हैं। चलिए, इसके बाद है शिक्षण की विधियों के प्रकार। शिक्षण के विधियों के प्रकार है, शिक्षक एवं छात्रों की भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। यह शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। इस प्रकार शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: व्याख्यान विधि, पाठ्य प्रदर्शन विधि और अनुवर्ग शिक्षण विधि। ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए, अब इसमें दूसरा है छात्र नियंत्रित अनुदेशन।
19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित किया और छात्र के विकास को प्राथमिकता दी जाने लगी। प्रकृतिवादी दर्शन ने भी छात्र की प्रकृति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था को महत्व दिया। इस प्रकार की शिक्षा छात्र केंद्रित होने लगी और छात्र के स्थान का मुख्य एवं शिक्षक का स्थान गौण होता गया। छात्र नियंत्रित अनुदेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो, जिससे उसकी क्षमताओं तथा योग्यताओं का संपूर्ण विकास हो सके। चलिए, इसके बाद है समूह नियंत्रित अनुदेशन। समूह नियंत्रित अनुदेशन में छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटकर शिक्षा दी जाती है। यह एक प्रकार का छात्र नियंत्रित अनुदेशन ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें शिक्षक छात्रों की पूरी निगरानी करते हैं। अनुकरणीय विधि, शैक्षिक यात्रा विधि, योजना विधि, ऐतिहासिक खोज विधि इत्यादि समूह नियंत्रित विधि के उदाहरण हैं। शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि और संवेदनशील प्रशिक्षण विधि इत्यादि शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन के उदाहरण हैं। इसके बाद चलिए अब बताते हैं शिक्षण की अवधारणाएं। इसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशलों को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। चलिए, इसके बाद इसकी अवधारणा। अब शिक्षण विधि के विभिन्न तकनीक के बारे में जानते हैं। पहला तकनीक किंडरगार्टन प्रणाली है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल है। इसके अनुसार विद्यालय बालकों का बगीचा है जिससे बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सके। इस प्रणाली के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे शिशु शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, सामाजिक भावना का विकसित होना, प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन इत्यादि। इसके किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मन के मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल। इसका नाम क्या है? फ्रोबेल है। इसके अनुसार विद्यालय बालकों का बगीचा होता है जहाँ बच्चे खेल सके और खेलों के माध्यम से भी उनका विकास हो सके। दूसरा है डाल्टन विधि। यह शिक्षा पद्धति 1920 ईस्वी में कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट द्वारा विकसित की गई है। अमेरिका के डाल्टन नगर में वो 30 बच्चों की प्रमुख थी जो आयु तथा योग्यता में एक दूसरे से अलग थे। इन बच्चों की शिक्षा के लिए जो विधि अपनाई गई है उसे डाल्टन विधि कहा गया है। इस विधि ये जो कुमारी हेलेन पार्क है, ये 30 बच्चों को ही प्रमुखता दी गई है। यह है डाल्टन विधि। इसके बाद है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है।
अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है तथा उसके समाधान के लिए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या का समाधान करें। चौथा है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि के प्रणेता जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप दिया तथा इनका बल शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी पर था। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं तथा बच्चे किस विधि से अधिक सीखते हैं। शिक्षण विधि की अन्य विधियों में व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निरूपण विधि तथा ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि आती है। अब हम देखते हैं शिक्षण, इसकी रणनीतियाँ। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि छात्रों को किसी विषय वस्तु के विषय को कैसे सिखाया जाए। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की उपस्थिति होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अतः इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जो छात्र एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षण के क्षेत्र में 6 ES एवं 1 S को मॉडल को अपनाया जाता है, जो बताता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं। साथ ही छात्रों को भी सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोगी होता है। ये 6 ES एवं 1 S क्या है, देखिए 6 ES और 1 S। संलग्न होना, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार एवं मानक, ये 6 ES और 1 S है। चलिए इन मॉडलों को डिटेल्स में समझते हैं। पहला, संलग्न। इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है। शिक्षक को भी चाहिए कि वे छात्रों को किसी पाठ आदि के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करते हैं। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि उत्सुकता उद्दीपन की एक प्रक्रिया है जो छात्रों को ज्ञान को बढ़ाती है तथा उन्हें विषय वस्तु के साथ संलग्न करती है। दूसरा, अन्वेषण की क्षमता। अन्वेषण का अर्थ छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना होता है। यह छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रम में शिक्षक भी छात्रों को किसी विषय वस्तु की गंभीरता को बताते हैं, जो अंततः छात्रों द्वारा उस उपयुक्त विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तीसरा है समझाना। शिक्षण प्रक्रम की यह वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जा सकता है कि छात्रों ने उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारियाँ प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु की तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक आयामों की छात्रों से जानकारी ली जाती है। चौथा है ज्ञान का विस्तृत उपयोग। ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करना होता है, अर्थात छात्र अपने
ज्ञान की तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। अब पांचवा है मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रक्रम में शिक्षण एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रथम है रचनात्मक मूल्यांकन, द्वितीय है योग्यात्मक मूल्यांकन। अब देखते हैं विस्तार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विस्तार का अर्थ अपने दिए गए पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। इस प्रक्रम में शिक्षक छात्रों को नए नए तथ्यों से अवगत कराते रहते हैं। इसके बाद है मानक। शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में प्रमुख प्रतिकरण है। ये मानक यानी कि जो मानक शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित मापदंडों को इस प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। शैक्षिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिकरण है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में भी तो पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सब विभिन्न मापदंड है। शिक्षक सहायक सामग्री, ये इम्पोर्टेंट है। अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्राव्य सामग्री और एक दृश्य श्राव्य सामग्री। चलिए दृश्य सामग्री के बारे में जानते हैं। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों यानी कि जो आंखों का प्रयोग होता है, आंखों से देखी गई। इसके अंतर्गत है पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, सहायक संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि आते हैं। ये सब दृश्य सामग्री यानी कि जो हम लोग आंखों से देखते हैं। इसके उदाहरण है, देखिए जैसे वास्तविक पदार्थ है, नमूने, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, स्लाइडें, फिल्म, पट्टियाँ तथा प्रोजेक्टर, ये सब दृश्य है। इसके बाद श्राव्य सहायक सामग्री। श्राव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से जिनमें केवल श्राव्य इंद्रिय यानी कि जो कानों के द्वारा कानों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, यानी कि जो कान से हम लोग सुनते हैं वो उसको श्राव्य बोलते हैं। इसकी श्राव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि, ये सब है श्राव्य सहायक सामग्री। इसके बाद आता है दृश्य श्राव्य सहायक सामग्री। दृश्य श्राव्य सहायक सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों को देखने और सुनने वाली इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। दृश्य श्राव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्रियों से जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए सहायता देती है। इसके अंतर्गत आता है सिनेमा, वृत्तदृष्टि, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि आते हैं, यानी कि जो हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये सब जो सिनेमा है उसमें हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। चलिए, मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम
किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। शिक्षा जगत में मूल्यांकन को प्रासंगिक माना जाता है। इसके द्वारा सफलताओं का निर्णय तथा कठिनाइयों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सफलता प्रत्युत्तर का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद आता है टारसंगन एवं एडम्स के अनुसार इस प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। मोफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह छात्रों को औपचारिक शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है। इसके बाद मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक एवं योग्यतात्मक मूल्यांकन। उसके बाद है निदात्मक मूल्यांकन। चलिए, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक मुहैया कराता है। कौन कराता है? फीडबैक मुहैया, जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने में और उन्हें दूर करने में विशेष सहायता देता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्याय में रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थी के ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता था। ये प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थी को ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद है सैडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों तत्व शामिल होते थे। अब ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है। प्रयोग करना आकलन का एक विशिष्ट संकेतक माना जाता है। हस्तपरक गतिविधि प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है। प्रयोग करना ये आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है। इसके बाद है संकलनात्मक या योग्यानात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार का मूल्यांकन प्राय सत्र के अंत में किया जाता है। शिक्षक पढ़ने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है। किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब शिक्षक बच्चों से अध्याय से प्रश्न करता है तो वो मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि पढ़ने के बाद शिक्षक बच्चों से अध्याय के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछता है तो वो मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें जो बच्चे असफल हो रहे होते हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को जानना इम्पॉर्टेंट है। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम अनुभव की क्रियाएं एवं विद्यार्थी का मूल निर्धारण। ये 3 मुख्य बिंदु हैं।
शैक्षिक प्रक्रिया को सामान्य रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए कैसे समझा जा सकता है। पहला है उद्देश्य, उसके बाद है अधिगम अनुभव, फिर विद्यार्थी की जांच। ये तीन मुख्य बिंदु है इस प्रक्रिया के, शैक्षिक प्रक्रिया के। इसमें तीनों मुख्य अंगों की पारस्परिक अंतःक्रिया दिशा तीरों द्वारा बताई गई है। देखिए इसका तीर है, इसके द्वारा बताई गई है। उद्देश्य यह निर्धारित करते हैं, पहला है उद्देश्य, ये निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी कौन सी वंचित व्यवहार को प्राप्त करने की दिशा में चलना चाहिए, कौन सी दिशा में उसे चलना चाहिए। अधिगम अनुभव, सेकंड है अधिगम अनुभव, वे क्रियाएं अनुभव है जो वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को करना चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रदान करने में अध्यापक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अध्यापन अनुभवों में विद्यार्थी और विषय सामग्री के बीच अंतर्संबंध स्थापित करना निहित है। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। अतः अधिगम में विद्यार्थियों के व्यवहार में आया परिवर्तन शामिल है। विद्यार्थियों में उल्लेखनीय अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। अध्यापन के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने के लिए और भी साधन अपनाए जा सकते हैं, जैसे होता है लाइब्रेरी, रेडियो, फिल्म, विज्ञान, ये सब भी अधिगम शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। उसके बाद विद्यार्थियों की जो जांच होती है, उसे जानने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया बताती है कि प्रत्येक शिक्षण बिंदु दूसरे के एक साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जांच हेतु मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की जांच के लिए हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं? मूल्यांकन का। इसीलिए मूल्यांकन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधियों में से सूक्ष्म शिक्षण भी है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका प्रयोग अध्यापकों को कक्षा में अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षा यानी कि माइक्रो टीचिंग वास्तविक शिक्षण है, परंतु इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम किया जाता है तथा एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में DLN की परिभाषा के अनुसार, ये DLN की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। लघु क्रिया क्या है? देखिए लघु क्रिया है, देखिए अब हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र की सहायता से समझते हैं। इसके सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसा होगा? देखिए पहला होगा हम लोग का पाठ नियोजन करना होगा, उसके बाद हम लोगों का शिक्षण, फिर हम लोग को पृष्ठ पोषण करना होगा, उसके बाद पुनः पाठ नियोजन करना होगा, फिर पुनः शिक्षण, उसके बाद पुनः पृष्ठ पोषण। ये हम लोग का हो गया पूरा जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। चक्र को हम लोग सूक्ष्म शिक्षण चक्र बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षा चक्र।
इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती रहती है। यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। अब देखते हैं शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के यानी कि टीचिंग स्किल्स विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षण व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। एनएल गेज ने शिक्षण कौशल को इस तरह परिभाषित किया है। शिक्षण कौशल यह वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम की उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंत क्रिया में लगातार उपयोग करता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।